जनादेश और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जबरदस्त आया महाराष्ट्र में। यूं तो महायुति के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाई दे रही है, लेकिन अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात की जाए तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है। मैं आपको सुबह से कह रहा था, पहले भी जितनी चर्चाएं हुई कि भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर क्या प्रदर्शन रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 127 सीटों पर रुझानों में बीजेपी अकेले अपने दम पर आगे है, जो कि बहुमत के बहुत नजदीक दिखाई देता है। और ये बीजेपी का एक जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहां बीजेपी का स्टेक बढ़ जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो इस मैंडेट से समझ में आती हैं। बीजेपी की डिपेंडेंसी बहुत सारे दलों पर नहीं रहेगी। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अजीत पवार का भी प्रदर्शन ठीक रहा है, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त रहा है कि बीजेपी अपने दम पर बहुत छोटे मोटे सहयोग से सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। तो कुल मिलाकर महायुति जो 217 पर आपको दिखाई दे रही है, और महाविकास अघाड़ी जो बिल्कुल सिमट सी गई है महाराष्ट्र में, जिसको लेकर संजय राउत बड़ी नाराजगी जता रहे थे। जयप्रकाश जी बड़े सीनियर पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट पहलू, कई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां वो ब्रेक से पहले दे रहे थे। मैं चाहूंगा महाराष्ट्र में जो जश्न मनाया जा रहा है, जयप्रकाश जी, जो स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट देखिए शिंदे और अजीत पवार का भी बहुत अच्छा हुआ है, उनके लिए भी। लेकिन कितना ये इसको आयरनी कहिए कि अच्छा प्रदर्शन के बावजूद उनके पास हासिल करने को कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी आपने, उनके पास हासिल करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि मैं एक जो अब मेरे पास जानकारी आई है कि साउथ मुंबई में जो सागर और मेघदूत बंगला है, वहां हलचल एकदम तेज हो गई है। चंद्रकांत बावनकुले जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, प्रवीण दरेकर पहुंच चुके हैं, प्रसाद लाड पहुंच चुके हैं। तमाम जो लोग हैं वो देवेंद्र फडणवीस के जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंच रहे हैं। और पहुंचने का कारण क्या है? प्रवीण दरेकर ने तो स्टेटमेंट दे दिया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रसाद लाड़ ये और प्रवीण दरेकर ये देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी हैं। गिरीश महाजन देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी है, जलगांव के बड़े नेता है। उन्होंने बयान दे दिया है कि बीजेपी का जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यानी ये सारे इशारे जयप्रकाश जी देखिए, अंदाजा तो मैं मुख्यमंत्री, जयप्रकाश जी अंदाजा मैं भी बहुत सारा लगा सकता हूं। आप क्योंकि व्यवहारिक समझ रखते हैं वहां की राय, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि इस दिशा में जा सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस भी जा सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। शाम करीब 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। आमतौर पर बड़ी जीत के मौके पर इस तरह किया जाता है, लेकिन देखना होगा झारखंड में क्या होता है। पर महाराष्ट्र की जीत बहुत बड़ी है। जयप्रकाश जी वही सवाल जो मैंने आपसे किया कि आपको व्यवहारिक रूप से क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं? एक तो डिप्टी सीएम वाली जो परिपाटी चली आ रही है ये खारिज हो भी सकती है, हो सकता है गठबंधन धर्म निभाने के लिए चलाते भी रहें, हो सकता है कि किसी चेहरे पर विचार हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। ये तो मुझे लगता है कि इसको लगभग तय माना जाना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि आप भी इतने सालों से राजनीति कवर कर रहे हैं, राजनीतिक खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ चीजें बहुत ही लॉजिकल एंड पर चलती हैं। यहाँ पर एक बहुत लॉजिकल सेंस ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लीड कर रही है जितनी सीटों पर, 126 सीटों पर, उसके बाद ये कोई दूसरा अर्थ नहीं बचता कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। अब स्ट्राइक रेट देखिए 60 से 80%, 85% के बीच में महायुति के तीनों राजनीतिक दलों का है। तो ये स्ट्राइक रेट अब तक महाराष्ट्र में देखा नहीं गया, अब तक महाराष्ट्र में समझा नहीं गया कि एक तरफा इतना बड़ा नतीजा आ जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा शुरू हो चुकी है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर अगर कोई विरोध भी होता है तो उस विरोध का कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जितनी योजनाएं अपने महायुति गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के साथ बनाई, सभी योजनाएं काम कर गई हैं। लाडली बहन योजना काम कर गई है, 3 सिलेंडर योजना काम कर गई है। लाडली बहन योजना का 1,500 रुपया बढ़ाकर 2,500 रुपया किया जाना चाहिए। यह भी देवेंद्र फडणवीस की अपनी खुद की संकल्पना थी, जिसको एकनाथ शिंदे ने और अजित पवार ने माना, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके जो है ज्यादा वोटिंग करवाने का ये टारगेट था। ट्राइबल इलाकों में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, उत्तर महाराष्ट्र में, कोकण में और मुंबई रीजन में, और ये सारे जो रीजन है वहां पे महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया। यही वजह है कि 65.10% का ये जो है मतदान हुआ है।
जो 1995 के बाद पहली बार देखा गया है। एक चीज और मैं बताऊं भाजपा के बारे में, 2014 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भाजपा 60% से ज्यादा जो है वोटिंग हुई थी पूरे महाराष्ट्र में, तो भाजपा नंबर 1 पार्टी थी। 2019 में 61% वोटिंग हुई थी, तो भाजपा नंबर 1 पार्टी थी। और 2024 में जो वोटिंग है वो 65.10% हुई है, तो भाजपा नंबर 1 पार्टी है। कांग्रेस और एनसीपी की बात करें तो 2004 में एनसीपी नंबर 1 पार्टी थी, 59% वोटिंग हुई थी, और 2009 में 60% वोटिंग हुई थी, तो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी। लेकिन लगातार 3 विधानसभा चुनाव से बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, क्योंकि जब जब महाराष्ट्र में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है, सत्ता में जो पार्टी होती है, सत्ता में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसी को दोबारा जनता जो है वो चुनती है। ये जो ट्रेंड है वो लगातार इस बार भी बना हुआ है। तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक अब बचा नहीं है। हालांकि 2 घंटे बहुत क्रूशियल हैं, इसमें जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है और मार्जिन क्या रहा है वो देखना बहुत ज्यादा अच्छा जयप्रकाश जी, जब आप बोल रहे थे तो संभावनाओं पर विचार करते करते मैंने ये सोचा कि देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अगर वो एकनाथ शिंदे के डिप्टी बन सकते हैं तो यही काम शिंदे क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शिंदे तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, शिंदे जो है लगातार कई अलग अलग विभागों में मंत्री रहे, और वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि उन्होंने जो कुल चुनाव लड़ा है वो करीब 86 सीटों पर लड़ा है, और जिसमें उनको 50 से ज्यादा सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने में उनको कोई गुरेज नहीं होगा, कोई परहेज नहीं होगा। गृह मंत्री की मांग जरूर वो कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना और लॉ एंड ऑर्डर को कई कई बार हमने देखा एकनाथ शिंदे जो है उनका जो एक व्यवहार होता है वो बहुत ही ज्यादा मिलनसार व्यवहार है। बहुत कम नेताओं में ये व्यवहार हमने देखा है, खास करके देवेंद्र फडणवीस का व्यवहार बहुत मिलनसार है, एकनाथ शिंदे का व्यवहार बहुत मिलनसार है, उद्धव ठाकरे का व्यवहार भी बहुत मिलनसार है, क्योंकि मैं नजदीक से उनको जानता हूं। अजीत पवार भी बहुत ज्यादा फैमिलियर है लोगों से बातचीत करने में। तो ईगो इन चारों नेताओं में कहीं भी नहीं है। तो एकनाथ शिंदे को बिल्कुल इससे कोई परहेज नहीं होगा। अगर उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है तो वो डेप्यूटी सीएम बन जाएंगे। गृह मंत्री की मांग जरूर कर सकती है। गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, रेवेन्यू, ये सब रेवेन्यू और जो फिनांस है, ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो की डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं पोर्टफोलियो में। तो इसकी मांग जरूर एकनाथ शिंदे की पार्टी कर सकती है। इसमें से 1-2 मंत्रालय वो लेने की इच्छा जाहिर कर सकती है। हालांकि ये यहाँ की जनता पूरी तरह नकार दी है। व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे हैं। सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे, तो बैलेंस उन्होंने व्यू दिया है। ईवीएम पर चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं है, और हम और कोशिश करेंगे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की, जैसे हम झारखंड में उतरे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा एक दिलचस्प वो हो गया माहौल ईवीएम को लेकर। अभी संजय राउत तो कह सकते हैं क्योंकि झारखंड में उनका कोई स्टेक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि झारखंड में वो अच्छा करते, उनका गठबंधन अच्छा करते दिखाई दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीदें थी, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। जयप्रकाश जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप जो बात कह रहे थे। तो आइए एक एक करके जरा महाराष्ट्र और झारखंड को समझ लेते हैं। महाराष्ट्र की स्थिति तो बहुत स्पष्ट है कि महायुति ने यहां पर एक जबरदस्त जीत हासिल की है, और यह जीत एक ऐसी जीत है जो गठबंधन की एक तरफा लोकप्रियता को, चाहे वो लाडकी बहना योजना की बात कर लीजिए आप, चाहे वो महायुति जिस तरीके से आगे बढ़ी, जिसमें अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तिकड़ी थी। बेशक आप अजीत पवार को थोड़ा अलग रखे भी, क्योंकि बाद में आए थे, थोड़ा उनका चुनाव लड़ने का तरीका अलग है, राजनीति सियासत का तरीका अलग है, लेकिन बहुत ही एक मिजाज के शिवसेना और बीजेपी, यानी शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा वो नतीजों में भी, रुझानों में भी दिखाई दे रहा है।
और इस समय तक जो रुझान आते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत हद तक आपको नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ी लहर, एक बड़ा अंडरकरंट यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि इससे संजय राउत बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने कहा ये महाराष्ट्र की जनता का मत नहीं है। कांग्रेस ने इस पर, उन्होंने तो नतीजे कबूल नहीं, ये बात कह दी है, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा बैलेंस व्यू इस पर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया। सुप्रिया श्रीनेत का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि ईवीएम पर व्यापक बहस हो, लेकिन ये अभी सही समय नहीं है, हम इस पर विचार करेंगे, बाद में बात करेंगे, हम और कोशिश करेंगे। संजय राउत ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। तो नतीजे सामने आए, उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। बहुत नाराज हैं, बहुत निराश हैं, बहुत गुस्से में है संजय राउत। उनके बयान से स्पष्ट होता है। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी तो जुड़े हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। तो अनिरुद्ध जी, सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र की बधाई दे देता हूँ। झारखंड के लिए तो आप लोगों की जो उम्मीदें थी वहाँ आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने तो बिल्कुल कह दिया है कि हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये जनता का मत नहीं है, ये आप लोगों ने मशीनरी से छेड़छाड़ की है। प्रवीण जी, देखिए ऐसा है कि अभी ये लोग एक हफ्ते से इन्होंने शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश से काउंट करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले इन लोगों ने बुर्का का मुद्दा उठाया, उसके बाद चुनाव आयोग की उनकी चुनावी प्रक्रिया पर मुद्दा उठाया। आज अभी 2 बजे डिबेट टर्न हो जाएगी ईवीएम पे, ठीक है। सेम राउत जी का क्या है, मानसिक संतुलन अच्छा है नहीं। उन्होंने उद्धव जी को निपटा दिया, शरद जी को निपटा दिया, कांग्रेस तो निपटी क्योंकि वहाँ राहुल जी हैं, ठीक है। राहुल और राउत ने मिलकर पूरा उन्होंने महाविकास अघाड़ी को निपटा दिया। मैं आ रहा हूँ आपके पास में, दोबारा आता अनिरुद्ध जी। मैं जरा अभिषेक के पास जा रहा हूँ। महाराष्ट्र की सियासत पर तो हलचल, और आप ही के सहयोगी उनके साथ में है। जी अभिषेक। देखिए, मैं बीजेपी दफ्तर में हूँ, मेरे साथ विश्वास पाठक हैं जो कि महाराष्ट्र जो है समन्वयक है। आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो समन्वयक की भूमिका इन्होंने निभाई है पिछले इस चुनाव के दौरान, और लगातार संगठन में उस की भूमिका निभाते रहे। विश्वास पाठक हमारे साथ हैं, हम विश्वास पाठक से पूछते हैं। विश्वास जी, ये जो चुनाव का रिजल्ट अब दिख रहा है, किसकी जीत मान रहे हैं? कार्यकर्ता की जीत मान रहे हैं? आरएसएस जो पिछली बार ये कहा जा रहा था नाराज है, वो क्या है अब इस बार उतरा ग्राउंड पर, उसका असर दिख रहा है क्या? इसमें 2 जीत है। एक तो महायुति की एक बड़ी जीत है, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की भी बहुत बड़ी जीत है। आज 1991 के बाद में प्रथमतः एक सिंगल पार्टी ने 100 से ज़्यादा कंटिन्यूस सीटें ली है। हम टारगेट की बात करते हैं, हिट रेट की बात करते हैं। सन 2019 में बीजेपी ने 161 सीटें लड़ी थी और 106 सीटें आई थी। आज हमने 148 सीटें लड़ी और 125 के ऊपर सीटें आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से वोट जिहाद का प्रकार लोकसभा के वक्त हुआ था, उसको दिया हुआ एक बड़ा करारा जवाब है जनता की तरफ से। आपको लगता है कि लाडली बहन और वोट जिया, जो पोलराइजेशन को लेकर 2 मुद्दे जो बीजेपी ने खास करके इस पूरे चुनाव के भीतर रखे, दोनों का असर ग्राउंड पर दिख रहा है? देखिए, लाडली बहन का तो असर है ही, लेकिन साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लाई, विशेषतः महिलाओं के लाई, महिलाओं तक वो पहुंच गई है, गरीबों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भी किसानों के लिए इस सरकार ने जो काम किया, फिर उन किसान का इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ करने वाली बात रहो या इंश्योरेंस की रहो, ये सब कुल मिला के जो योजनाओं के लाभार्थी है। अभिषेक, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। मुख्य दो चीजें हैं। पहला तो ये है
कि एक ना जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि ईवीएम का फिर से कुछ छेड़छाड़ हुआ है, दूसरा मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। देखिए, ईवीएम, इलेक्शन मशीनरी, ये सब चीज़ें भी आएंगी। इनके पास में दूसरा कोई हथियार तो है नहीं। अब जनता उसको भी उबक गई है। जिस प्रकार से बार बार जनता के वोटों का प्रताड़ना करते हैं, जनता भी उससे भी उबक गई है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी ये साथ में इकट्ठा बैठेंगे। हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व उसका चयन करेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में जो सुयोग्य व्यक्ति है, राज्य के हित में है, ऐसे मुख्यमंत्री बनेगा। राज्य के हित में कौन है? देखिए, कोई भी बन सकता है। और मैं समझ रहा हूँ आपको क्या पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हर एक को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन फडणवीस के चेहरे पर पूरा चुनाव हुआ, जिस तरीके से तमाम सारे कैंपेन शुरू हुए, देवा भाऊ के नाम से कैंपेन शुरू हुआ। अमित शाह ने बड़ी रैली में कहा कि देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस ही आगे कंटिन्यू रहेंगे? देखिए, देवेंद्र जी फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पे 2014 से 19 में एक मिसाल पेश की है। राज्य कैसा चलाया जाता है, मुख्यमंत्री कैसा काम कर सकता है, इसलिए उनका अनुभव आज के तारीख में इज द बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट। बिल्कुल, देख लिए जो विश्वास पाठक जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस वजहों से आगे की रणनीति बीजेपी ने तय की। विश्वास पाठक आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय की भूमिका में थे, इसलिए पहला सवाल मेरा उनसे यही था कि क्या आरएसएस ग्राउंड पर उतर गया है? क्या जो पिछली बार नाराज बताया जा रहा था वो किस तरीके से ग्राउंड पर उतरा है? दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब तमाम सारे लोग जो हैं, जिस तरीके से विनोद तावड़े भी यहाँ पहुँच चुके हैं केबिन में, और वो भी उनको लोग बधाई दे रहे हैं। वो खुद चल के मीडिया से बात करने के लिए आ रहे हैं। अब तक के जो नतीजे हैं उस पर हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री हैं। लगातार वो महाराष्ट्र की सियासत में हर जगह घूमे, हर जगह गए, और उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कोंकण से लेकर के पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई, ये सारे ऐसे डिविजन्स रहे जिसमें विनोद जी आप तो चल ही रहे हैं। क्या अभी तक के नतीजे कैसे लग रहे हैं विनोद जी? नतीजे आपको लग रहा है कि आप लोग जो उम्मीद कर रहे थे उतना आया है? बिल्कुल विनोद जी, अभी थोड़ा नतीजों का इंतजार करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। लेकिन विनोद जी ऑफिस पहुंच चुके हैं, विनोद तावड़े, और उसके बाद हम दूसरा जो है इसमें प्रमुख तौर पर हम लेंगे, वो लेंगे अभी यहाँ पर मेरे साथ विश्वास पाठक जी। आप ये बताइए कि एक जो महत्वपूर्ण चीज़ रही है कि जो महाविकास आघाड़ी लगातार कहती रही कि 2.5 साल पहले जो आप लोगों ने किया उसका नतीजा जो है वो अब दिखेगा और जनता नाराज है। देखिए, 2.5 साल पहले इस महाराष्ट्र की जनता ने अनुभव किया था, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो सरकार थी वो पूरी तरह निष्क्रिय थी। घर में बैठ के सरकार चला रहे थे, पूरी गाड़ी डिरेल हो गई थी। उसके बाद में 2.5 साल में जब एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार आई और जिस प्रकार से काम हुए, जनता के हित में काम हो गए, उसके कारण इस प्रकार की जीत हमें मिल रही है। आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू आखिरी तक बना रहेगा? ट्रेंड ऐसे बना रहेगा, हमारे अपेक्षा के अनुसार ही है। और उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से 61% से लगभग 66% तक वोटिंग हो गया, तो ये वोटिंग प्रो इनकम्बेंसी का वोटिंग है। प्रो इनकम्बेंसी के कारण ये जीत हमें मिल रही है। प्रो इनकम्बेंसी लगातार देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, अभी वो ग्राउंड पर भी दिख रहा है क्या? ये प्रो इनकम्बेंसी है। देखिए, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश में प्रो इनकम्बेंसी का कंसेप्ट लाया है। आज तक एंटी इनकम्बेंसी थी। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रहती है, नॉर्मली 5 साल के बाद क्यों बदल जाती हो, और क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जैसे योगी जी है कंटिन्यू चलती रहती है। अभिषेक, मैं दोबारा आता हूं आपके पास में, कई मेहमान हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, जैसे जैसे आप मेहमानों से बात करते जाएंगे हम फौरन आपके पास आएंगे। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही अभिषेक जहाँ बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, वहाँ चहलकदमी शुरू हो गई है।
देवेंद्र फडणवीस के बंगले पर भी हलचल बढ़ गई है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं, वो काफ़ी देर से चीज़ों को सुन भी रहे हैं। जयप्रकाश जी, अब कुछ एक जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो यही आ रही है बार बार कि शिंदे और अजीत पवार का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, शिंदे और अजीत पवार का क्या होगा, गठबंधन धर्म है और अलायंस। मैं आपको रोक रहा हूं, सीधे रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश देखिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे नारा पूरा हिंदुस्तान में चला और हमारे साथ देख रहे हैं कि ब्रजेश पाठक भी है जो लगातार उपचुनाव में जा भी रहे थे, स्टेट के बाहर भी जा रहे थे और कह रहे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम बोला, जो लोगों के बीच हम लोग भरोसा लेके गए, जैसे कि लोग दावा कर रहे थे। ब्रजेश पाठक जी है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में नारा चला। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन के बीच में गई और जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। हम अपने गठबंधन के साथ तेजी के साथ बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से विपक्ष दावा कर रहा था कि 2024 का डेट, हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। फेस सेविंग के लिए वो कह रहे थे, उनको भी असलियत पता थी, सच्चाई पता थी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। लग नहीं रहा पाठक जी कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में डेंट मिला था, कहीं ना कहीं उन्होंने झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, एक्सपोज हो चुके हैं। झारखंड पर एक कमेंट ले लीजिए अगर ले सकते हैं तो। झारखंड पर रजनीश, झारखंड पर अगर आप उनसे प्रश्न ले पाते तो हम जरूर जानना चाहते। पूरी चूंकि वो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ही कह रहे हैं, हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड हम कोशिश करेंगे कि उनसे और भी बात किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, आप बने रहे, मैं समझ सकता हूं वहां पर वो मीडिया से घिरे हुए हैं, लेकिन लाइव इसी तरह किरीट सोमैया क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। हम एक है तो सेफ है। योगी जी म्हणाले कटेंगे तो कटेंगे आणि देवेंद्र फडणवीसने सांगितलं वोट जिहादच्या विरोधात धर्मयुद्ध। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्राने आज देशाला आणि जगाला दाखवून दिलं की प्रेम जिहाद, लव जिहाद आणि वोट जिहादला आपण कसे थांबू शकतो, पराभूत करू शकतो। सीएम कौन होना चाहिए? बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये नतीजा सीएम कौन होना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न ये पूछना चाहिए कि विपक्ष का नेता कोई बन पाएगा क्या? इस पद्धति से महाविकास आघाड़ी 50-55 किसी भी उनमें से किसी भी दल को जो अधिकृत विपक्ष नेता बनने के लिए 29 सीटें वो मिल पाएगी क्या? ये महाराष्ट्र का होगा, हम अभिमान दे सके ऐसा होगा, महायुति को विकास के पथ पर ले जाने वाला होगा। राहिली गोष्ट संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे आता लवकरच त्यांची घोटाळेबाज उद्धटतेला विसर्जन करण्याचा निर्णय घ्यावा। सभी मेहमान बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, आप अपनी बात पूरी करें, आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। अजीत पवार शिंदे का क्या होगा? जी बिल्कुल प्रवीण जी, इस पर हम ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, अब ये बात तो साफ हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी करीब 129 सीटों पर लीड कर रही है। 129 का मतलब ये होता है कि बहुमत का जो आंकड़ा है, मैजिक फिगर है 145 से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, करीब 16 सीट पीछे है। तो आप ये समझिए कि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी को किसी और अन्य पार्टी की या रिबेलियन जो जीतेंगे एमएलए या निर्दलीय या जो छोटी पार्टियां हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 89 से गठबंधन धर्म का पालन किया है। महाराष्ट्र में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन बाला साहब ठाकरे से आकर मिलते थे और ये जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है उसे करीब 25 सालों तक उन्होंने न सिर्फ ये मैंडेट बहुत सारी चीजें स्पष्ट करेगा आने वाले दिनों में। महाराष्ट्र में अजीत पवार महायुति के साथ कितना बने रहते हैं, शिंदे की भूमिका क्या होगी, क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, जैसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस मैंडेट के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशांत, आप
जीशान सिद्दीकी को कवर कर रहे थे या उनकी सीट को देख रहे थे, वहां का अपडेट क्या है, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या अपडेट आपके पास है? प्रशांत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है महाराष्ट्र की, उसके दफ्तर के बाहर के मैं खड़ा हूं तिलक भवन, और आप नजारा यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से जो सन्नाटा है वो यहां पर पसरा हो, यानी कि शब्दों से जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। यानी कि अब पार्टी ने भी मान लिया है कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। जो एक बड़ा मैंडेट है, करीबन 218 सीटें लेकर जो महायुति की एक तरह से कहीं अलायंस है वो आगे बढ़ रहे हैं, और पूरा एमवीए का जो घटक दल है सभी करीब 50-50 सीटों के आसपास ही नजर आ रहे हैं। तो अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है तिलक भवन, वहां पे पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी नेता यहाँ पर बात कर रजनीश पांडे के पास ब्रजेश पाठक जी साथ में। रजनीश, झारखंड पर भी जरूर पूछेगा अगर जवाब दे तो। पाठक जी, झारखंड चुनाव में क्या कहेंगे? लगातार झारखंड अंतिम चरण की मतगणना हो जाने दीजिए, उसके बाद हम रिएक्शन देंगे। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अभी आप इंतजार करें। मुख्यमंत्री रजनीश, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी करारी टक्कर की है, लेकिन महाराष्ट्र और जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में जीत मिली है, चाहे कह सकते हैं कि जो बढ़त बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं यहाँ सरकार के मंत्रियों की हौसला बढ़ा हुआ है। जी जी, धन्यवाद आपका रजनीश। आप बने रहिए आप हमारे साथ, पर आपने बातचीत की, कुछ अभी आप कहना चाह रहे हैं? अभिषेक, बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल प्रवीण, हमारे साथ जो है वो महाराष्ट्र बीजेपी के पूरे इलेक्शन के को कन्वीनर श्रीकांत भारती जो एमएलसी भी हैं, हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, इलेक्शन मैनेजमेंट कैसा रहा? चुनाव जिस तरीके का दिख रहा है, वन साइडेड चुनाव तो रहना ही था, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने जो निर्णय लिया है वो हमको समझ में आ रहा था कि महाराष्ट्र की जनता चाहती क्या है, और स्वाभाविकता से महाराष्ट्र की जनता का जो पल्स है उसको वोट बैंक में ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव व्यवस्थापन थी, वो उन्होंने की है। लेकिन आपको लगता है कि लाडली बहन का जितना फोकस सरकार ने किया था, अपोजिशन ने पहले उसको विरोध किया, फिर महालक्ष्मी योजना लाने की कोशिश की, जब महिलाओं ने नकार दिया? देखो, केवल महिलाओं का ये सपोर्ट ऐसा नहीं, हाँ ये सच है कि सपोर्ट महिलाओं ने काफी ताकत से दिया है, लेकिन उसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता में समझ में आया कि जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया था पहले, वो झूठा था, वो गलत था, और उसके आधार के ऊपर में महाराष्ट्र में दो जो सरकार चली, 2.5 साल उनकी सरकार, 2.5 साल हमारी सरकार, तो लोगों ने कंपैरिजन किया और फिर लोगों के समझ में आया, महाराष्ट्र के किसान के समझ में आया, महाराष्ट्र के युवाओं के समझ में आया, महाराष्ट्र के महिलाओं के समझ में आया कि जो सरकार 2.5 साल चली वो विकास आगे लेने वाली नहीं थी। अभी ये महायुति की 2.5 साल की सरकार है, वो सही चली, इसलिए प्रतिशत मिला। वोट जिहाद को लेकर के बीजेपी ने खासकर कैंपेन में फोकस किया था। योगी आदित्यनाथ को उतारा गया, खुद प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकसभा में वोट जिहाद हुआ। इस पे क्या असर दिख रहा है? 100% असर है, 100% असर है। महाराष्ट्र की जनता ने इस चीज को समझ लिया है। महाराष्ट्र की जनता ने अब यह समझ लिया है कि इस टाइप का यदि एक कोई कौम केवल कौम के आधार के ऊपर में यदि वोटिंग करती है तो इसका जवाब देना पड़ेगा, और सारे राष्ट्रभक्त और महाराष्ट्र के ऊपर प्रेम करने वाले सारे वोटर्स इकट्ठा कर निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बीजेपी का? मुख्यमंत्री का चेहरा महायुति का होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के चेहरे के ऊपर जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, अब आपकी सीट जो अब तक बता रहा है कि काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री फेस का चेहरा क्या फडणवीस रहेंगे? देखो, महाराष्ट्र में केवल भारतीय जनता पार्टी का पॉपुलर चेहरा देवेंद्र जी नहीं है। हम 14 में उनके नेतृत्व में चुनाव जीते, उसके बाद में हर चुनाव हम जीते, महानगर पालिका चुनाव जीते, नगर पालिका उनके नेतृत्व में चुनाव जीते, हमने ग्राम पंचायत के चुनाव उनके नेतृत्व में जीते। वो तो सबसे पॉपुलर चेहरा है ही। संविधान हारा कि जीता? संविधान ताकत से जीता। और जो लोग आप बातचीत करते रहिए, आप और बातचीत करिए, बाकी मेहमानों से भी बात करते रहिए। महाराष्ट्र में न सिर्फ जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, महायुति की, बल्कि ये एक तरीके से एक ऐतिहासिक नतीजा दिखाई देता है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी उत्साहित है, और ये आप देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो अब एकदम से चर्चा में इसलिए भी आ गए हैं।
माना जा रहा है कि इस बार अगर चेहरा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं। विनोद तावड़े हालांकि बहुत रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया, वो अभी और नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भावुक भी हुए। देवेंद्र फडणवीस के लिए ये एक बड़ा मौका भी है। उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रदर्शन जिस तरह का रहा है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने अपने बूते पर, अपने दम पर महाराष्ट्र की सियासत में एक मजबूत जगह बना ली है। ये बात भी साफ है कि इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे, इसकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन जैसा विश्वास पाठक अभी अभिषेक पांडे से बात करते हुए बता रहे थे कि महायुति का चेहरा होगा, यह समझा जा सकता है कि अब महायुति के अन्य घटक दल जो कि शिंदे और अजीत पवार हैं, जिनको लेकर बहुत सी बातें थी, समीकरण देखा जाए, सीटों को देखा जाए तो ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी कि न सिर्फ मांग रहेगी बल्कि बीजेपी की स्थिति ये हो गई है कि कुछ कहना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सकता है। आला कमान को फैसला लेना है। 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाले देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनकर रहे एकनाथ शिंदे के। अब क्या ये स्थिति रिवर्स नहीं हो सकती है? ऐसी भी बहुत सी बातें हम लगातार कर चुके। जयप्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को खूब जानते हैं। जयप्रकाश जी, अभी तो आपने कई राजनेताओं को सुन लिया, हम बातचीत कर रहे थे, ब्रजेश पाठक जी का भी रिएक्शन आ गया, विश्वास पाठक जी को भी सुन रहे थे आप, अन्य लोगों को भी हमने सुना। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि अब कुछ कहना नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं है कि अब कोई बैठ के बात करनी पड़ेगी, ये तो एक आपसी समझ भी होती है कि इसके बाद क्या कहना। जी बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले जो अभिषेक जहां पर है साउथ मुंबई में बीजेपी नरीमन पॉइंट के दफ्तर में, वो एक पावर सेंटर बन गया है जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता अभी आएंगे। देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर जाएंगे, जैसे विनोद तावड़े को हमने देखा, और बाकी जो राज्य इकाई के नेता है वहां बीजेपी के। तो वहां से बड़ी खबर निकल कर आएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएलपी का जो नेता है वो किसे चुना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का क्या होगा, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गठबंधन में रहेंगे, ये खबर पक्की है। और गठबंधन में रहने के साथ साथ उन्हें जो है इस पूरे मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये भी अब स्थिति साफ हो गई है, क्योंकि जो नतीजे भी अब आने शुरू हो गए हैं। और ये अभी अच्छी बात हुई तो उनका आशीर्वाद, और वो भी अभी बहुत खुश है। जीत का जश्न कैसे मनाएंगे आप? अभी ये तो सब जीत जनता की जीत है, तो जनता मना रही है जीत बहुत धूमधाम से। बारामती में सब जल्लोष हो रहा है। अभी जाते हैं उधर। एक सवाल और, दाता साहब की बात हुई जी, उनसे भी बात हुई नहीं, बधाई सब दे रहे थे सब। अभी तो उनकी आगे की सब रणनीतियां उसमें लगे हैं वो, और सबको सब जनता बहुत खुश है, सब बहुत खुश है। वही नहीं, एक सवाल, तो लोग कहते हैं ऐसा कि दादा को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, आप कैसे देख सकते हैं? जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए, लेकिन ये आंकड़ों का खेल है, अभी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अजीत पवार की धर्मपत्नी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कौन नहीं चाहता, यही बात अजीत पवार ने एक बार कही थी। लेकिन जयप्रकाश जी, ये बताएं मुझे, क्या होगा अजीत पवार की सियासत का अब? प्रवीण जी, आपने सुना सुनेत्रा पवार ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये सब आंकड़ों का खेल है। यानी ये बात साफ है कि अजीत पवार के पास नंबर्स कम है। कम होना स्वाभाविक भी है। 59 सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो अभी तक उनकी जो लीड है वो करीब 38-39 के आसपास दिखाई दे रही, जो बड़ी लीड है। अजीत पवार को लेकर लोकसभा चुनाव में काफी बातें उठी कि जो 17 सीटें आई महायुति की, उसमें अजीत पवार को साथ में लेना भारी पड़ा। लेकिन अजीत पवार ने अपने आप को साबित किया। न सिर्फ वो बारामती जीत रहे हैं, बल्कि पुणे, पिंपरी चिंचवड़, पश्चिम महाराष्ट्र में जहां शरद पवार का गढ़ है,
वहां पर अजीत पवार का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है और पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार की काफी उम्मीदवार जो है वो रुझान में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से एकनाथ शिंदे ने कोकण में कमाल कर दिखाया है। कोकण बाला साहेब ठाकरे शिवसेना का गढ़ पिछले 50-60 साल से रहा है और वहां पर एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के ज्यादातर उम्मीदवार जो है वो पीछे हैं। इसी तरह से मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। एमएमआर की पूरी बात करें, करीब 60 सीटें हैं एमएमआर में, जिसमें ठाणे, नवी मुंबई और वसई, विरार, पालघर, मीरा भाईंदर आता है। तो इन तमाम एमएमआर की सीटों में भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे जो है वो नजर आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो अजीत पवार है वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे, इसमें अब कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी, क्या दो उप मुख्यमंत्री होंगे जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी संभावना अब कम होती नजर आ रही है। हालांकि अगर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जिस तरह से पिछले 3 टर्म्स में चले आ रहा है, अगर दो उप मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर इनको जो 5 बड़े पोर्टफोलियो है, रेवेन्यू है, फाइनेंस है, पीडब्ल्यूडी है, उसके अलावा जो होम है, उसमें से कुछ दिया जाएगा, ये सब अब तय करना बीजेपी के हाथ में, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये स्थिति थोड़ी देर में साफ हो सकती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोकसभा की पराजय के बाद विधानसभा में अपने आप को साबित किया है। विधानसभा में उन्होंने जो रणनीतियां अपनाई थी, जो उन्होंने तरकीबें अपनाई थी, जो उन्होंने पूरे योजनाएं बनाई थी, लाडली बहन योजना देवेंद्र फडणवीस की योजना है, 3 सिलेंडर योजना, इसके अलावा जो दूसरी योजनाएं हैं और जो नारे दिए गए थे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। देवेंद्र फडणवीस ने नारा दिया गया था कि वोट जिहाद के सामने हमें धर्म युद्ध करना होगा। उनके सभी रैलियों में वो एक ही नारा देते थे कि अगर वोट जिहाद हो रहा है, यानी कुछ खास वर्ग के लोगों को एकत्रित किया जा रहा है, तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो भी एकत्रित हो और धर्म युद्ध करें। तो ये सब चीजें सटीक बैठी हैं। वोटर्स को ये समझा पाने में बीजेपी और महायुति कामयाब हुई है कि वो अभिषेक के पास चलते हैं, उनके साथ में फिर कई नेतागण जुड़ते जा रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए मैं इस समय बीजेपी दफ्तर के बाहर हूं। यहां पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, 25 तारीख को बीजेपी विधायक दल के नेता में से विधायक दल का नेता चुनेगी। कल देर शाम तक केंद्रीय ऑब्जर्वर मुंबई पहुंचेंगे और यहां पर 25 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद जिस तरीके से 26 तारीख को नई सरकार शपथ ले सकती है, तमाम सारे कार्यकर्ता वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से नारे आप देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि क्या वजह है। जिस तरीके से आप बताइए क्या लग रहा है आपको? ये तो काफी खुशी का दिन है और ये पूरे देश के लिए एक नया संदेश है। क्या लग रहा है आपको? ये लोगों ने झूठ आघाड़ी को अपना स्थान बता दिया है और सत्य की जीत हुई है। क्या लग रहा है आपको? ये जो जनादेश है, ये 2019 में जो धोखा किया था विपक्षियों ने, ये उसका जनादेश है। ये जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। किसके है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। बिल्कुल, देखिए क्या लग रहा है आपको? ये तो अभी झांकी है, लोकसभा बाकी है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर श्री राम, हर हर महादेव। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बीजेपी का जोर से जीत हो गया है। क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल, देखिए प्रवीण, यहाँ पर लोगों में उत्साह आप समझ सकते हैं और सब वही जय श्री राम, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों के साथ बीजेपी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ भी तमाम सारे लोग हैं जो कि यहाँ रुझान देख रहे हैं। ये बताइए कि कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। और मैं देखिए चारों तरफ का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा बीजेपी दफ्तर है, पूरी तरीके से सजा दिया गया है। अभी कुछ देर में देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुंच रहे हैं, बावनकुले यहाँ पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने जिस तरीके से एंट्री की है, तीसरी बार जब 100 का आंकड़ा क्रॉस किया है बीजेपी ने, और 100 का आंकड़ा क्रॉस करने, पिछली बार 105 सीट थी, इस बार जो अब तक रुझान आए हैं उसमें 126 सीटों पर बीजेपी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा का बड़ा पैमाना बीजेपी ने सेट किया है। लाडली बहन योजना हो, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लगातार नारे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि
किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर ट्रेंड सेट करती हुई नजर आ रही है। लोग लगातार यहाँ पर नारे कह रहे हैं। आप बताइए कि इस बार क्या लग रहा है आपको? 100% बीजेपी हमारी पार्टी बैठ रही है, 100%। क्या लग रहा है इस बार की कैसे 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 रहेगा चुनाव का रिजल्ट? तो सामने दिख रहा है आपको कमिंग। देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, मिलकर लेंगे अगले मुख्यमंत्री पर फैसला। हालांकि देखिए अब ये थोड़ा आगे की चर्चा हो गई है, इस पर इसी तरह के बयान आएंगे। उम्मीद से बड़ी जीत है, उन्होंने ये येतो संध्याकाळी येतो आता इकडून सगळं निपटवतो मग येतो हा मी कळवतो तुला यस यस चला धन्यवाद आशीर्वाद दे तुम्हाला हॅलो हॅलो येतो संध्याकाळी येतो आता इकडून सगळं निपटवतो मग येतो हा मी कळवतो तुला यस यस चला करते हुए उनका आशीर्वाद लिया देवेंद्र फडणवीस ने। बड़ा उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सुरेंद्र जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता चंद्रकांत जी अपनी बात कह ही रहे थे। सुरेंद्र जी अब थोड़ा सा मुझे बताएं, बीजेपी के तमाम नेताओं से लगातार हमारी बातचीत हो रही है, झारखंड थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, महाराष्ट्र की जीत इतनी बड़ी हो गई। अब अगर ये हम ट्रेंड्स को इस समय पर देखते हैं तो इस समय तक के ट्रेंड्स स्टैटिक हो जाते हैं। झारखंड आप अपेक्षित कामयाबी यहाँ पर हासिल करते नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा बताएं कि क्या कमियां रह गई और कमियों का अब तो विवेचन मुझे लगता है होना चाहिए थोड़ा। प्रवीण भाई देखिए, झारखंड के अंदर जो आप कह रहे हैं, झारखंड में कमियां नहीं रही है। देखिए जनता का जो जनादेश होता है वो सबसे ऊपर होती है। और जहां तक अभी तो खैर 12 बजने वाले हैं, जो भी आएगा झारखंड की जनता का फैसला उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन हम लोगों ने झारखंड के अंदर जो हमने मुद्दा उठाया था वो हमने ज़मीनी स्तर तक हम लोग ले जाने का काम भी किए हैं। और देखिए झारखंड की जनता को अब झारखंडी जनता नहीं समझे, ये तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए चिंता की विषय है। लेकिन फिर भी जो है हमें पूरा भरोसा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कि झारखंड के लिए जो पैकेज उन्होंने दिया था, झारखंड के जो विकास के लिए जो काम किए थे वो आगे भी करेंगे। और ये इंडिया गठबंधन के लोग जो है जिस प्रकार से झारखंड में भी झूठ बोलने का काम किया और महाराष्ट्र में भी झूठ बोलने का काम किया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पे इन्होंने झूठ बोल के वहाँ के लोगों को गुमराह करने का जो काम किया है, मुझे लगता है कि इस पे जो है जनता की जो है जनादेश जो है वो सही जगह पे आ रहा है। और मुझे लगता है कि वोट जो है सही जगह पर पड़ा है। एक चीज़ और भी प्रवीण जी यहाँ पे ये है कि ये हमेशा से आरोप, तो अभी शुरू में ही आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम या चुनाव आयोग या अधिकारी, ये तमाम आरोप जो है अब झारखंड में इनकी सरकार बन रही है या इनको जनादेश वहाँ पर मिल रहा है, तो ये महाराष्ट्र के ऊपर जो है ये इस तरह की आरोप ना लगाएं। तो मुझे लगता है कि जनता जो है और जनता का जनादेश और लोकतंत्र का जो है अपमान नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि अभी बयान महाराष्ट्र से आना शुरू हो गया, संजय जी ने बयान दे दिए कि जनता जो है बेईमान नहीं है, क्या क्या उनका बयान आ गया। तो मुझे लगता है कि जनता को ऊपर रखना चाहिए। और चुनाव तो आते जाते रहेगा, लेकिन लोकतंत्र का जो है मान सम्मान होनी चाहिए। और जो हमारा देश का संविधान है, जो आरक्षण है, लोकसभा में जिस प्रकार से इन लोगों ने आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो निगेटिव जो है जनता के बीच में जो देने का काम करते हैं, ये जनता ने इनको सबक सिखाने का महाराष्ट्र में करने का काम किया, उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। उपचुनाव में जहाँ जहाँ देखिए आप उपचुनाव हुआ है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में भी कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है। मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटों पर रुझानों में आगे है और कांग्रेस 14 सीटों पर, यानी पूर्ण बहुमत के लिए तो ये। और आरजेडी जो इनके सहयोगी हैं उन्होंने भी अपेक्षा से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 5 सीटों पर ये आगे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी की तरफ रुझानों में ये गठबंधन दिखाई देता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का। इसको आप इंडिया ब्लॉक भी कह सकते हैं, इंडिया अलायंस भी कह सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत प्रदर्शन करती नहीं दिखाई दे रही। 27 सीटों पर रुझानों में आगे, और इसकी बहुत बड़ी वजह वही गठबंधन। देखिए, ऐसा नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से टक्कर में कहीं कमजोर है, लेकिन जो अन्य सहयोगी हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो आजसू हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, ये वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसी कि उम्मीद थी। तो गठबंधन की राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और गठबंधन की राजनीति में देखिए आप महाराष्ट्र में किस तरीके से अजीत पवार, एकनाथ शिंदे को भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा मिला, या आपने देखा कि इन्होंने मिलकर लड़ा तो कैसे एक महायुति जो है वो पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी को खा गई, ऐसा दिखाई देता है जो महाराष्ट्र के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल झारखंड जो है, ये बात ठीक है, बहुत तैयारियां थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन इसके बावजूद झारखंड में वो प्रदर्शन नहीं हुआ। जयप्रकाश जी, जैसा मैंने कहा कि यहां पर गठबंधन का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये बात मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता था, मैं लगातार इस एनालिसिस पर बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का इंडिविजुअल प्रदर्शन, इस पर बीजेपी का फोकस ज्यादा है। लेकिन क्योंकि सहयोगी दल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई लहर जैसी चल रही थी, और ये इनके प्रति आकर्षण हो ना हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी से एक विरक्ति सी महाराष्ट्र की दिखाई देती है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में अभी 2024 का लोकसभा चुनाव गया और सबने देखा कि 30 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती थी। एक जो बागी उम्मीदवार था कांग्रेस का सांगली में, वो भी जीत गया था, तो उसे भी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने अपने साथ मिला लिया था, तो 31 सीटें हो गई थी और 17 सीटों पर सिमट गई थी महायुति। एक शॉक था, एक जो अंडरकरंट वेव था, वो शायद महायुति उस समय समझ नहीं पाई। लेकिन आप देखिए 4 महीने के भीतर क्या हो गया। 4 महीने के भीतर तमाम योजनाएं आ गई। जुलाई में लाडली बहन योजना आ गई, और जो दूसरी 16-17 योजनाएं हैं उसने कमाल कर दिखाया। और ये कमाल जो है एक स्तर पर नहीं हुआ है, महिलाओं को आगे लाया गया, महिलाओं से वोटिंग करवाई गई और महिलाओं का वोट प्रतिशत 25 से 30% कई सीटों पर बढ़ा है। खासकर कोल्हापुर में जहां पर महिलाओं का वोट प्रतिशत कम होता था, वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। ट्राइबल इलाके जो गढ़चिरौली है, यवतमाल है, वाशिम है, भंडारा है, नंदुरबार है, वहां पर महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। पालघर, बोईसर में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो ये जो लाडली बहन योजना है, इसमें 2 फैक्टर और काम किए। एक देवा भाऊ एक नारा चला देवेंद्र फडणवीस का, और एकनाथ शिंदे ने नारा दिया कि पूरे महाराष्ट्र की जो बहनें हैं उनका मैं इकलौता भाई हूं और उन बहनों की मैं रक्षा करूंगा। तो ये जो नारा है, और उसके बाद एक अपडेट इन्होंने किया कि जब महाविकास आघाड़ी ने जो महालक्ष्मी योजना लाई, जिसमें 3,000 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई हर महीना, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो तुरंत जो है महायुति ने भी 1,500 की जो अपनी योजना थी उसे 2,500 में कन्वर्ट कर दिया, और 4 नई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर की योजना और बाकी योजनाएं थी। तो ये तमाम योजनाएं काम की, साथ ही साथ जो बटेंगे और कटेंगे और एक है तो सेफ है का नारा, ये बहुत काम किया, क्योंकि वोट जो है पोलराइज्ड हुआ है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर मैं देख रहा हूं चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं, जिसमें कुछ नतीजे जो है जीत की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और कई जगह पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कांदीवली की सीट हो, बोरीवली की सीट हो, पराग अलौनी की विले पार्ले की सीट हो, वडाला कालिदास कोलंबकर की सीट हो, ये तमाम सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये परफॉर्मेंस सिंगल हैंडेड तो बहुत अच्छा हुआ ही है, लेकिन उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, इन्होंने भी बेहतर परफॉर्मेंस किया है। और एक टीम वर्क जो पूरे सामंजस्य जो नेताओं में होना चाहिए, जो इन 3 नेताओं में लगातार नजर आ रहा था। अजीत पवार हालांकि कुछ अपने खास वोट बैंक को लेकर वो नाराज दिख रहे थे और वो बटेंगे तो कटेंगे नारे से नहीं जोड़ रहे थे खुद को, लेकिन उसका फायदा उनकी अपनी पार्टी को जरूर हुआ है। और पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। अगर मैं बात करूं पुणे से लेकर कोल्हापुर तक, तो ये इसमें करीब 10-12 जो जिले आते हैं, इन 10-12 जिलों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन अजीत पवार की पार्टी ने किया है। और कई जगह पर उनकी सीधी लड़ाई शरद पवार उनके चाचा की पार्टी से थी, और वहां पर भी अजीत पवार की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं, ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी लीड कर रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी के निशान पर। तो हम समझ सकते हैं कि एक जॉइंट ऑपरेशन ये आपने अभी जो बात कही, मैं एक्चुअली ये ग्राफिकल चार्ट भी देख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग शेयर जो है, वोट परसेंटेज भी अलग अलग पार्टियों का दिया है। इसमें एक फैक्ट ये भी है कि चाहे AIMIM का वोट प्रतिशत हो, ये देखना होगा पहले से, लेकिन बहुत कम दिखाई दे रहा, 0.83% दिखाई दे रहा है।
को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई थी। और मुझे ऐसा लगता है जयप्रकाश जी कि जितना जितना प्रयास किया गया कि मुस्लिम मतदाता इधर उधर ना बिखरे, हमारी तरफ आए, उसने भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा ही पहुंचा दिया। जैसे एक वो मौलवी साहब का बयान आया था, बड़ा चर्चा में रहा था, उसको लेकर वोट जिहाद की बात फिर कर दी गई थी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही नकारात्मक उद्धव ठाकरे के लिए भी गया और शरद पवार के लिए भी गया, ना पूरे महाविकास और कांग्रेस के लिए भी। बिल्कुल प्रवीण जी, लोकसभा का जो नतीजा आया था, लोकसभा के नतीजों में एक बात तो साफ हो गई थी कि मुस्लिम जो वोटर हैं उन्होंने खुलकर महाविकास आघाड़ी का साथ दिया। और ये भी बात साफ हो गई थी कि मुस्लिम वोटर जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर महाविकास आघाड़ी के साथ रहते हैं तो महाविकास आघाड़ी 145 के मैजिक फिगर को छू लेगी, 145 से आगे बढ़ जाएगी और सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। हालांकि एमआईएम 19 सीटों पर लड़ी और समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर लड़ी, और दोनों ये जो पार्टियां हैं ये जिसमें एक तो महाविकास आघाड़ी के घटक दल में है और एक एमआईएम जो है वो जश्न की तस्वीरें देखिए, जश्न की तस्वीरें देखिए। ये अजीत पवार के समर्थक हैं। अच्छा चंद्रकांत जी, ये बताइए, अजीत पवार के पास सचमुच इतना जश्न मनाने के लिए कुछ है? जयप्रकाश जी। सर जी प्रवीण जी, अजीत पवार के पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। अजीत पवार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि क्या कहीं अजीत पवार की वजह से 17 सीटों पर तो नहीं सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी। अजीत पवार को लेकर बीजेपी के अंतर खाने में, बीजेपी के इंटरनल जो उनका विंग है वो बहुत नाराज दिखाई दे रहा था। कई लोग तो खुलकर बयान भी दे रहे थे। उम्मीदवार जो बीजेपी के हैं वो अजीत पवार को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आने देना चाह रहे थे। अजीत पवार ने इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, दिलीप दादा वलसे पाटिल और सभी नेताओं के साथ, छगन भुजबल के साथ उन्होंने एक बेहतर रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत उन्होंने अपने पार्टी के सभी बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतार दिया। खुद वो बारामती से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन करीब 56 रैलियां और रोड शोज उन्होंने किए। नवाब मलिक का विरोध हो रहा था। आप देखिए, नवाब मलिक का विरोध होने के बाद नवाब मलिक को टिकट उन्होंने दिया। न सिर्फ टिकट दिया बल्कि उनके लिए प्रचार किया। उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया जो अणुशक्ति नगर से बहुत बड़ी लीड पर आगे चल रही है। तो आपको मैं बताऊं कि अजीत पवार ने एक रणनीति अपनाई जो रणनीति महायुति से हटकर थी। महायुति एक तरफ जो है हिंदू वोट, हिंदुत्व का नारा लेकर आगे बढ़ रही थी, तो अजीत पवार हिंदू और हिंदुत्व के नारे से अपने आप को अलग रखकर विकास और बाकी मुद्दों पर बात कर रहे थे। वो मुस्लिम वोट पर भी सेंध लगाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में कई सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में भी सीटें हैं। मुंबई की भी अगर हम कुछ सीटों की बात करें, खास करके नवाब और अणुशक्ति नगर जो सना मलिक की सीट है, वहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। तो यहां पर अजीत पवार को एक्सेप्ट किया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। 127 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर प्रदर्शन कर रही है। शिंदे 56, एनसीपी अजीत पवार 38, लैंडस्लाइड विक्ट्री है और बहुत सिमटती हुई दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी। एक बात साफ है कि महायुति यहाँ सरकार एक बार बना रही है। बस अब कुछ सवाल शुरू होंगे, तो ये सीएम कौन बनेगा, क्या बीजेपी का चेहरा सीएम होगा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की भूमिका आने वाली सरकार में क्या रहेगी, ये कुछ सवाल खड़े होंगे। दूसरा, थोड़ा सा झारखंड का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है इस समय के रुझान तक ये हो गया स्पष्ट। और इसमें जो अदर्स में आप सीटें देख रहे हैं ना, 5 सीटें इसमें आरजेडी की भी हैं, तो ये मान लीजिए कि ये जो गठबंधन है 50 सीट के आसपास है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो ये भी ठीक ठाक लीड पर है, यानी सरकार बनाने, एक बार फिर सरकार बनाने या बचाने की अनअवेलेबल एंड नॉट एक्सेसिबल एमएलए। आई थिंक ही इज ऑन द वर्ज ऑफ losing his seat. So I think people in last 2.5 years, the way Eknath Shinde has worked, the way he has carried forward the legacy of Bala Saheb Thackeray, the way Mahayuti has worked under his leadership, and the way Mahavikas Aghadi or the Ubhata